एलएनएमयू के 6 सेमेस्टर में हमें मैथ्स मेजर में 3 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर है एमजेसी 10 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दूसरा है एमजेसी 11 जिसका कोड एमजेसी 11 है, वो है मैट्रिक्स स्पेसेस, और जो तीसरा है वो एमजेसी 12 है और वो है रीमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। आज जो है हम इस सीरीज का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं और पहले लेक्चर में हम देखेंगे रीमान इंटीग्रल होता क्या है। रीमान इंटीग्रल को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने जो पढ़ा हुआ है इंटीग्रल को, जो पहले हमने इंटीग्रल को पढ़ा हुआ है एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मीन्स यदि हम एग्जांपल लें, जैसे हमने देखा कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, और फिर हम इसके बेसिस पे कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रल हमने साइन एक्स कहा। तो यहाँ कॉस एक्स का इंटीग्रल को डिफाइन होने के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो ऐसा सिचुएशन आए यदि डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो, तो एफ एक्स को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव तो जी एक्स हो गया और एफ एक्स को एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे जी एक्स का। तो ये जो डिफिनीशन था, यहाँ पर जो इंटीग्रल का डिफिनीशन था जो कि न्यूटन और लेबनिज ने दिया हुआ था, तो ये डिफिनीशन बेस्ड था एंटी डेरिवेटिव के ऊपर। जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जैसे हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, डी ऑफ एफ अपॉन डी एक्स, इसको हम कैसे डिफाइन करते थे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0, यही होता था डी एफ अपॉन डी एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट। यानी ये लिमिट जो आरजेस में है लिमिट, यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब हम बोलते हैं कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, और उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू ये जो लिमिट एल आ रही है वही हो जाती थी, और उसको सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये जो डिफिनीशन था, ये डिफिनीशन में हमें किसी दूसरे फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं cos x के, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए ये sin x हमें पता होना चाहिए। ये तो सिर्फ सिंबल है और हमें सिर्फ इसका एंटी डेरिवेटिव पता होना चाहिए था, तभी जाके हम इसके इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं। तो ये जो डिफिनीशन था वो एंटी डेरिवेटिव पे बेस्ड था, यानी हमें जीएक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो हमें एफएक्स भी चाहिए, यानी जीएक्स अकेले रहने से हमें पता नहीं चलेगा कि उसका इंटीग्रल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या इंटीग्रल इसका पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें दूसरे फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी क्या हम इसी के बेस पे ये नहीं बता सकते कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो रीमान के द्वारा मिला, और इन्होंने जो इंटीग्रल की डिफिनीशन दी वह सिर्फ इसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड थी, मीन्स कि कोई फंक्शन जो है वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, उसके लिए इसे इसके किसी तीसरे फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो डिफिनीशन है उसे ही हमें पढ़ना है रीमान इंटीग्रल टॉपिक में। अब रीमान इंटीग्रल की जब बात हो रही है तो जो ग्रेट मैथमेटिशियन रीमान थे जिन्होंने ये डिफिनीशन दिया, उनके बारे में थोड़ा जिक्र होना चाहिए। ये बर्नार्ड रीमान जर्मन मैथमेटिशियन थे और इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस से इनकी अर्ली डेथ हो गई थी। फिर भी इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में बहुत ऐसा काम किया जिसके ऊपर अभी तक वर्क चल रहा है, जिसमें से एक जो फेमस ओपन प्रॉब्लम है, ओपन प्रॉब्लम जिसको हम रीमान हाइपोथेसिस बोलते हैं, रीमान हाइपोथेसिस। ये कुल क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, ये इसके ऊपर ये जो मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है इसने 7 प्रॉब्लम्स रखे हैं, 7 ओपन प्रॉब्लम्स हैं, जिसके प्रूफ के ऊपर यदि इसका प्रूफ कर दिया जाए किसी एक का भी, तो उसके लिए $1 मिलियन प्राइज बनी है, इसलिए इसे मिलेनियम प्रॉब्लम भी बोला जाता है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम रीमान हाइपोथेसिस है, और आप देख ही रहे हैं कि इनकी डेथ 1806 में हो चुकी है, और इनका दिया हुआ जो रीमान हाइपोथेसिस है अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। सिर्फ रीमान हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको 2 या 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं रीमान हाइपोथेसिस के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। आज जो है हम इन चीज़ों पे ना आके जो बेसिक कोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है यहाँ पर वह है रीमान इंटीग्रल को समझना। तो रीमान इंटीग्रल को हम कैसे समझेंगे उसकी आउटलाइन हम तैयार करते हैं। रीमान इंटीग्रल का जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटीज वैरी करती है। हमारे यहाँ जो एलएनएमयू में जो कोर्स है और उसके रिलेटेड जो मटेरियल मैं जिस बुक से कवर करूँगा वो बेसिकली 2
बुक्स हैं जिसे मैं प्रेफर करूंगा। एक है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, बार्टल एंड शेबर्ट की बुक आती है। दूसरा है मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिक एंड अरोड़ा। ये दो किताबें जो हैं जो मैं प्रेफर करूंगा अपने लेक्चर्स के लिए। और इसमें भी क्या खास ध्यान देने वाली बात है कि रीमान इंटीग्रल का जो ट्रीटमेंट है वो दो अलग अलग पाथ पे है। तो यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें, रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन, तो ये दो तरह की डेफिनेशन आती है। एक आती है एज अ लिमिट ऑफ रीमान सम, लिमिट ऑफ रीमान सम। तो रीमान सम क्या होता है हम वो डिफाइन करेंगे, और उसके किस तरह के लिमिट की बात कर रहे हैं वो बात करेंगे। तो एक डेफिनेशन इस बेस पे आएगी और इस बेस पे एक अलग ट्रीटमेंट होगा। इसके ऊपर बेस के ऊपर ट्रीटमेंट होगा कि सबसे पहले तो हम पहले रीमान सम को डिफाइन करेंगे, फिर रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, फिर हम किसको डिफाइन करेंगे, रीमान इंटीग्रल को। जब रीमान इंटीग्रल हम डिफाइन कर लिए तो इससे एसोसिएटेड दो सिंपल रिजल्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। जैसे पहला जो है कि ये हमारा रीमान इंटीग्रल जो लिमिट आएगा रीमान सम का, तो वो जो लिमिट है वो यूनिक होगा। तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट एक ये आएगा। दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है कि यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, जो रीमान इंटीग्रल के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रीमान इंटीग्रेबल। तो यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, और रीमान इंटीग्रेबल के लिए हम जो है किसी इंटरवल ए बी की बात करते हैं, ये ए बी के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो, यानी कि फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल ए बी से आर में बात करते हैं, इसी तरह के फंक्शन की बात करते हैं हम रीमान इंटीग्रेबल में। तो यहाँ पर चॉइस जो पहले है वो फिक्स किया गया कि हम किस तरह के फंक्शंस को लेंगे। फंक्शंस हम लेंगे जो कि डिफाइन हुआ किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में, रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तब ये जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो उसके लिए कंडीशंस हमने सेटअप की, कहा कि एक रीमान सम बनाया, और रीमान सम के बेसिस में हमने कहा कि यदि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके हम बोलेंगे तो वो रीमान इंटीग्रल, वो लिमिट को रीमान इंटीग्रल बोलेंगे। और कहा गया कि वो जो लिमिट है वो यूनिक होगा। तो ये यूनिकनेस ऑफ लिमिट जो है उसमें इस चीज को हम देखेंगे। और उसके बाद जो तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण एक नया सेटअप, दूसरा डेफिनेशन आगे निकल के आया। तो ये जो थर्ड था वो कहता है कि एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज बाउंडेड। मतलब यदि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, मतलब कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसको हम आर ए बी के फॉर्म में लिखते हैं कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, शॉर्ट फॉर्म है। इस बात को कहना है कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। तो यदि एफ रीमान इंटीग्रेबल है तब इसको बाउंडेड होना पड़ेगा। तो एफ क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा, यानी कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में बाउंडेड होगा। ये एक थ्योरम है, तो ये नंबर थर्ड थ्योरम है। इसके ऊपर थर्ड थ्योरम के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि ये जो इंटीग्रल है, रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है उसका फील आए कि कैसे हम कोई फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल है शो करें। तो ये जो है, तो हमारा जो आज का लेक्चर है मैं कोशिश करूंगा कि ये चारों सेक्शंस कवर कर लूं। तो ये चारों सेक्शंस कवर कर लेते हैं। और जहां तक एग्जांपल की बात है, एग्जांपल्स के ऊपर मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा। उसके आज के लेक्चर्स में मैं बेसिकली ये 3 सेक्शंस को कवर करूंगा। अब जो है हमें पता चला कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो रीमान इंटीग्रेबल है तो उसको बाउंडेड होना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर डॉर्बॉक्स सम्स की बात हुई। तो डॉर्बॉक्स सम के बेस के ऊपर हमने फिर एक दूसरा डेफिनेशन दिया। तो ये जो डॉर्बॉक्स सम है, ये डॉर्बॉक्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि यदि रीमान इंटीग्रेबल है तो उसको तो बाउंडेड फंक्शन ही होना पड़ेगा। यदि बाउंडेड नहीं है तो रीमान इंटीग्रेबल की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू हमने देखा, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो यदि फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा ही नहीं। पी इम्प्लाइज क्यू, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है, इसके स्टेटमेंट उसी हिसाब से पता चल रहा है। तो यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसको बाउंडेड होना पड़ेगा, यदि बाउंडेड नहीं तो रीमान इंटीग्रेबल होगा ही नहीं। तो क्यों ना हम एक नया डिफिनीशन देखें जो एक्चुअली दोनों डिफिनीशन इक्विवेलेंट है। हम बाद में देखेंगे कि ये जो दोनों डिफिनीशन है, ये डॉर्बॉक्स सम के ऊपर और ये रीमान सम के ऊपर, ये जो डिफिनीशन है, एक दोनों डिफिनीशन इक्विवेलेंट है। तो ये डिफिनीशन इक्विवेलेंस को दिखाने से पहले हमें फिर ये ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट क्या है, कि कैसे हम डॉर्बॉक्स लोअर सम, डॉर्बॉक्स अपर सम की बात करते हैं, और उसमें हम सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करते हैं, उसके बेस पे हम रीमान इंटीग्रल की बात करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट एक अलग आएगा, और ये ट्रीटमेंट तो हम देख ही रहे। अब बुक्स कौन सा प्रेफर करें, तो ये जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट के लिए जो बुक है वो आप इससे आप कवर कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सरसाइज दिए हुए इस बुक में चैप्टर 7 जो है उसमें फर्स्ट 3 यानी चैप्टर 7.1, 7.2 एंड 7.3, ये 3 सेक्शंस को आपको कवर करना होगा इसके लिए।
तो पहला सेक्शन 7.1 से ही आपके ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये 7.1 हो गया, उसके बाद जो है हम इसमें 7.1 करेंगे और इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। उसके बाद जो है हम डॉर्वक्सन्स की बात करेंगे, और ये जो डॉर्वक्सन से रिलेटेड मटेरियल जो है इसमें नहीं दिया हुआ या सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपके लिए कवर करेंगे हम इसको। इसके लिए जो सेक्शन कवर करेंगे इस बुक से कवर करेंगे, मलिक अरोड़ा की बुक से। इसके बाद देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए सबसे आसान सेक्शन जो होगा वो यही होगा, रीमान इंटीग्रल है। तो और भी सारे आसान हैं, लेकिन सबसे आसान कहा जाता है इसी को। तो हम वन बाय वन आते हैं। हमें पता है कि जो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए बी जो है वो एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। यदि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है कर्व, और ये x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी है, तो ये जो एरिया अंडर कर्व है इसे ही ए बी एफ एक्स डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें ऑलरेडी हमारे पास ये अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। तो इसी इन्फॉर्मेशन को लेके इन्होंने वर्क करना शुरू किया कि क्या हम इसमें जो इंटीग्रल है इसमें हम जो जी एक्स की बात ना करें, यानी कि हमें ऐसा नहीं खोजना है कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ जी एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए। तो यहाँ पर इंटीग्रल ए बी डी ऑफ डी एक्स ऑफ जी एक्स डी एक्स कर दे तो ये कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि जी एक्स हो जाए और ये ए बी हो जाए। तो हमें यहाँ पर एफ एक्स के एंटी डेरिवेटिव की बात करने की जरूरत ना पड़े। हम क्या डायरेक्ट इससे वर्क कर सकते हैं? तो इसके ऊपर वर्क करने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि हम जो है ये जो सेक्शन है ए बी का जो इंटरवल है, क्या हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। तो सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं तो इसके लिए कोई नेमिंग कन्वेंशन की जरूरत है कि हम इसको सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए पॉइंट की जरूरत है। तो ये हो गया, इस पॉइंट को यदि हम x0 माने, इसको x1 माने ऐसे से, और xb को xn माने, तो ये जो पॉइंट्स हैं यही इसके लिए सब इंटरवल्स बना रहे हैं। पॉइंट्स का यूज करके सब इंटरवल बना रहे हैं। जैसे कि पहला सब इंटरवल जो है इसको यदि हम I1 माने, दूसरे को I2, फिर I3, इसके बाद ऐसे करके मानते जाए, तो पहला सब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, ये x0 से x1, ये सब इंटरवल है। फिर दूसरा इंटरवल है x1 से x2 एंड लास्ट है xn-1 से x, ये टोटल सब इंटरवल है। ये पहला इंटरवल है I1, ये हो गया I2, ये हो गया IN, एंड सब इंटरवल में आए। तो ये जो सब इंटरवल्स है इसके लिए ये पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट तो आई ही आई। तो ये जो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है इसके लिए एक टर्म यूज किया गया जिसको हम बोलेंगे पार्टीशन। तो पार्टीशन हम डिफाइन करते हैं। पार्टीशन क्या होगा? तो लेट ए बी बी अ क्लोज्ड इंटरवल, ए बी कोई क्लोज इंटरवल है, एंड p इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू a, फिर x1 x2 xn इज इक्वल टू b set where x0 is equal to a is less than x1 is less than x2 is less than xn is equal to b। मतलब ये strictly increasing है। Then p is called a partition of ab। तो इसको हम ab का एक पार्टीशन बोलेंगे। यहाँ पर n मैटर नहीं करता है, n कुछ भी हो सकता है, इसलिए n आर्बिट्री रखा है। तो लेकिन ये भी कोई होगा, ये फाइनाइट पार्टीशन हो रहा है, n की जो वैल्यू होगी। इनफाइनाइट पार्टीशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई पार्टीशन है। अब पार्टीशन है तो पार्टीशन में क्या क्या खास बात है कि ये जो सब इंटरवल्स हैं, ये I1 I2 डॉट डॉट IN, ये जो सब इंटरवल्स हैं इसका कुछ लेंथ होगा। लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होता है? यदि हम लेंथ ऑफ दिस इंटरवल ए बी की बात करें तो ये क्या होता है, b माइनस ए, इसका लेंथ होता है। किसी इंटरवल का लेंथ हमें ये पता है। तो ये जो लेंथ है इसको हम जनरली डेल्टा I से रिप्रेजेंट करते हैं, या I1 है तो I1, I2 है तो I2, या सिंपली लेंथ की बात करते हैं। तो ये जो है इंटरवल I1, इसका लेंथ जो होगा वो होगा x1 माइनस x0, फिर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 एंड xn माइनस xn-1। तो ये डिफरेंट लेंथ हो गए अलग अलग सब इंटरवल्स के। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम जो पार्टीशन ले रहे हैं, पार्टीशन कैसा ले रहे हैं, जैसे हमारे पास ये है कर्व, अच्छा इसको हम छोड़ते हैं, हम सिंपली ए बी की बात करते हैं, ए बी। तो हम जो पार्टीशन ले रहे हैं, तो पार्टीशन ले रहे हैं तो हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं, हम ऐसे ही पॉइंट्स ले सकते थे, n पॉइंट्स ले रहे हैं तो समझ के ये यहीं पे n पॉइंट लिए, इसके इधर हमने छोड़ ही दिया सारे के सारे पॉइंट, जितना भी पॉइंट लेना हमेशा, क्योंकि इस इंटरवल में तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं। तो इस चीज को कि हमें
इंटरवल में जो पॉइंट्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस चीज को हम कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मेस या फिर नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन या फिर इसे ही मेस बोलते हैं। नॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है, मेस। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या कहना चाह रहा है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन कह रहा है ये जो सब इंटरवल्स हैं, इसका लेंथ ये है, फिर इसका लेंथ ये है, फिर इसका लेंथ ये है, इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है उसे हम नॉर्म बोलेंगे। तो नॉर्म क्या हो जाएगा, दिस इज मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x0 डॉट डॉट xn माइनस xn माइनस 1, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मैक्स ऑफ डेल्टा I1, डेल्टा I2 एंड डेल्टा IN। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम नॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या चाहते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो हमारा इंटरवल है ये ए से बी में। तो नॉर्म को यदि हम फिक्स कर दें, नॉर्म को हम मान लेते हैं कि नॉर्म 0.2 है, तो 0.2 है तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगा 2, तो हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही सारे पॉइंट्स लेंगे जरूर, तब तो हमें इससे बाहर पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो ये जो नॉर्म है वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि यहाँ के पॉइंट्स के ऊपर जो हम मनमानी ना कर सके, कि यदि ए से बी के अंदर के पॉइंट्स लेने हैं तो सिर्फ ए से सी के बीच के ही पॉइंट्स लेने और सी से बी के पॉइंट्स को हम छोड़ दें, वो हम नॉर्म के हेल्प से इसे हम नेगेट कर सकते हैं। हम आते हैं मेस को डिफाइन करते हैं। सपोज करते हैं इफ P इज इक्वल टू x0 x1 डॉट डॉट xn be a partition of closed interval AB, यदि क्लोज इंटरवल AB का होगा then the partition P divides the interval AB into n non ओवरलैप मतलब कॉमन हो, इंटरसेक्शन ऐसा ना हो, जैसे हमने इंटरवल लिया ए बी, तो ये सपोज कीजिए ये x2 और ये x3 है और ये x4 है, तो x3 x4 में यानी x2 x3 x3 x4 में सिर्फ x3 ही कॉमन है, ऐसा नहीं कि इसके और भी पॉइंट्स निकल के आ रहे, ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो हमने P एक पार्टीशन माना ऑफ AB, देन द पार्टीशन P डिवाइड्स द इंटरवल AB इनटू n। ये टोटल कितने पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स है। गौर कीजिएगा x0 x1 से लेके xn है, तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, x0 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, तो n+1 पॉइंट्स हैं। और हम जानते हैं कि यदि हम इंटरवल की बात करें, इसमें x0 x1 x2 की बात करें तो 3 पॉइंट है, तो इसको 2 इंटरवल में डिवाइड करते हैं। यदि हम इसको 3 पॉइंट ले ले x1 x2 x3 यानी टोटल 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट होंगे तो टोटल कितने इंटरवल में होगा, 3 इंटरवल में। उसी तरह हमारे पास n+1 पॉइंट्स हैं, तो टोटल कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड होंगे, n सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो ये हम लिखे हैं कि P इज अ पार्टीशन जिसमें n+1 पॉइंट्स है, बी अ पार्टीशन ऑफ AB, देन द पार्टीशन P डिवाइड द इंटरवल AB इनटू n नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स I1, इसको क्या लिखते हैं, x0 x1, I2 कहाँ गया, x1 x2 एंड IN जो होगा वो क्या हो जाएगा, xn-1 xn। तो ये यहाँ पर तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी x जो छोटा है x1 से, x1 छोटा है x2 से एंड सो ऑन, सबसे बड़ा नंबर है xn जो कि b के बराबर है, और जो सबसे पहला नंबर x0 है वो a के बराबर है। इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। वी यूजुअली represents a partition P as P is equal to x I minus 1 x I belongs to I, where I is equal to 1 2 डॉट डॉट n। तो ये जो है हम पार्टीशन को ऐसे यानी कि सब इंटरवल्स को, या फिर दैट इज P इज इक्वल टू I और इसको इंडेक्स सेट, इसको हम A मान ले तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ दो I एक साथ मैच कर रहा है, तो PAI वेयर I बिलोंग्स टू A एंड A इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n। तो
इस तरह भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों फ्री है, अलग अलग किताबों में अलग अलग यूज किया जाता है। ये हमारे पास पार्टीशन अवेलेबल हो गया। अब हम नॉर्म की बात करते हैं तो हम किसी पार्टीशन के नॉर्म की बात करते हैं। जब भी नॉर्म की बात आएगी तो किसी पार्टीशन के नॉर्म की ही बात आएगी। तो द नॉर्म या फिर इसी को हम मेश बोलते हैं, मेश ऑफ पी इज डिफाइंड एज, नॉर्म को मॉडुलस ऑफ पी या ये डबल वर्टिकल लाइन के बीच में हम डालते हैं, पी को इस तरह भी लिखते हैं। जो ये टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर यूज की जाती है, बार्टोशेवट की बुक है उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। इसे हम लिखते हैं, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, ये हो जाएगा x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 डॉट डॉट x n माइनस x n माइनस 1, या फिर इसे हम लिखेंगे मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा I1 डेल्टा I2 डॉट डॉट डेल्टा IN, where delta I is equal to length of ith सब इंटरवल। ये बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, तो किसी किसी बुक में इसी नॉर्म को डेल्टा से रिप्रेजेंट करता है। तो ज़्यादा आसान है कि पी के साथ अटैच नॉर्म है, इसे हम पी के फॉर्म में ही लिखें। तो मैं जो यूज़ करूँगा नॉर्म के लिए वो बार बार यूज़ करूँगा, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा नॉर्म के लिए। तो ये हमारे पास पार्टीशन अवेलेबल हो गया, नॉर्म अवेलेबल हो गया। तो पार्टीशन और नॉर्म अवेलेबल होने के बाद अब जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है रीमान सम, कि रीमान सम क्या होता है। फिर हम लिमिट की बात करेंगे, यानी कि रीमान इंटीग्रल की बात करेंगे। हम रीमान सम को डिफाइन करना चाहते हैं, तो रीमान सम को पहले हम कोरिलेट करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल है a टू b fx dx वो एरिया अंडर कर्व होता है। तो ये सब पूछ कीजिए, यदि fx हो और ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो इसका एरिया जो है वो ये होगा। इससे हम रिलेट करना चाहते हैं अपनी डेफिनेशन को। तो हमारे पास जो है हमने ए बी को क्या किया, पार्टीशन किया किसमें, तो ये हो गया x1 x2 x3 एंड xn-1, और b जो है दिस इज xn, और a जो है दिस इज x0। तो ये जो है हमारे पास ऐसे करके सब इंटरवल्स मिले। अब हम एरिया निकालना चाहते हैं पूरे का, तो पूरे का एरिया निकालने का मतलब है कि ये एरिया हमें निकल जाए, ये एरिया निकल जाए और सबको हम सम कर दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो इस पूरे एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके एरिया को अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं। तो अप्रोक्सीमेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो सब इंटरवल है, यानी जो पहला सब इंटरवल है, इसके अंदर का कोई एक पॉइंट को हम एज्यूम कर ले। तो वो जो है हमने इसका कोई एक पॉइंट ले लिया, सब कुछ के ये पहला सब इंटरवल है, इसका पॉइंट को हमने T1 से रिप्रेजेंट किया। तो इसके अंदर का एक पॉइंट लिया, तो हमने इस इंटरवल को T1 से टैग कर दिया, मतलब इसमें अटैचमेंट कर दिया टैग कि इसका रिप्रेजेंटेटर ये है। तो T1 टैग हो गया इसके लिए, और ये T1 हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट है इसके अंदर का कोई दूसरा पॉइंट ले लेते, जरूरी है कि मिडिल में ही हो या कोई भी, हमने ले लिया यहाँ पर, दिस इज T2। उसी तरह इसमें कुछ आएगा, दिस इज T3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो nth इंटरवल है यहाँ जो है दिस इज T एंड ये Tn हुआ। तो हमारा टोटल n सब इंटरवल है, तो n टैग की रिक्वायरमेंट है। तो जो टैग्स है वो T1 T2 अप टू Tn है। तो हमारे पास टोटल n टैग है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये इसको हम लेंथ माने तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ T1, और इसका जो लेंथ है इस इंटरवल का, यही ब्रेथ हो गया, ब्रेथ क्या हो जाएगा, दिस इज x1 माइनस x0। तो ये एरिया जो है कुछ इसके इक्विवेलेंट होगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर में ये रेक्टेंगल नहीं है, हो सकता है कम हो या फिर ज्यादा हो। उसी तरह इसका हो, इसको हम निकाल सकते हैं, दिस इज f ऑफ T2, और सेकेंड इंटरवल है यानी कि x2 माइनस x1। उसी तरह लास्ट इंटरवल का क्या हो जाएगा, f ऑफ Tn, दिस इज xn माइनस xn माइनस 1। ये हो गया। तो हम यदि सारे रेक्टेंगल के एरिया को हम ऐड कर देते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट कर देगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तो हम जो है ये लिख सकते हैं f ऑफ T1 x1 माइनस x0 प्लस f ऑफ T2 x2 माइनस x1 प्लस डॉट डॉट प्लस f ऑफ Tn xn माइनस xn माइनस 1। जहाँ T1 जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ T1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, यानी कि जहाँ पर Ti बिलोंग कर रहा है xi माइनस 1 xi, इस इंटरवल से।
तो टी आई इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये जो टैग है वो हर एक इंटरवल का एक एक टैग है। तो टी वन पहला इंटरवल का है, टी टू फिर दूसरे इंटरवल का है, सो ऑन। तो ये हमारे पास अवेलेबल। तो ये जो सम है, ये सम जो है, इस सम को हम कुछ खास नाम देना चाहते हैं। ये जो सम है, इस सम को हम कुछ खास नाम देना चाहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको जो है हम, क्योंकि सम है, इसे सबसे सिंपल तरीका है एस नाम दे देते हैं, सम, एस फॉर सम। और ये जो सम है वो किसी खास फंक्शन का है एफ के ऊपर, तो एफ का सम ले रहे हैं। और किसके रिस्पेक्ट में? पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, तो पार्टीशन को हम पी, ये तीन चीजों को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम एस एफ पी या किसी किसी बुक में एस पी एफ भी लिखते हैं, इसे एस पी एफ। तो आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आपने जैसे डिफाइन किया, तो यहाँ पर जो बुक है बाटा शेबर्ट में, यहाँ पर एस एफ पी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर एक और खास बात है कि यहाँ पर जो है ये टी जो है, टी वन टी टू, ये टैग है। तो टैग जो है वो एक पार्टीशन से रिलेटेड टैग्स बदल सकते हैं। यानी टी वन हमने यहाँ लिया, टी वन अगली बार हम यहाँ ले सकते थे, टी टू यहाँ ले सकते थे। तो मतलब एक पार्टीशन से अटैच हम बहुत सारे टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक नया टर्मिनोलॉजी यूज कर लें, जिसे हम टैग्ड पार्टीशन बोलेंगे। टैग पार्टीशन। तो टैग पार्टीशन के लिए एक टर्म है पी, और इसके ऊपर हम एक डॉट लगा लेते हैं। तो ये पार्टीशन कैसा हो गया? टैग पार्टीशन। तो टैग पार्टीशन जो है, टैग पार्टीशन होगा क्या? तो टैग पार्टीशन को डिफाइन हम कर सकते हैं, दिस इज आई 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 एंड टी आई। ये जो है ऑर्डर्ड पेयर हम मान सकते हैं, जहां आई बिलोंग्स टू ए और ए इज इक्वल टू वन टू डॉट डॉट एन, ये हम लिख सकते हैं। तो ये जो है ये टैग पार्टीशन हो गया। बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज आई को हम डायरेक्ट लिख दें एक्स आई माइनस वन एक्स आई और टी आई। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, आई बिलोंग्स टू ए और ए इज इक्वल टू वन टू डॉट डॉट एंड, ऐसे लिख दे। इसमें इसको यदि हम इसको बार बार नहीं लिखना चाहते तो एक ही साथ सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाहित कर दे। दिस इज पी डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स आई माइनस वन एक्स आई टी आई, और इसी में आई इज इक्वल टू वन टू एन कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो टैग पार्टीशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये टैग पार्टीशन जो है, किसी हम फंक्शन के लिए टैग पार्टीशन के रिस्पेक्ट में रीमान सम अलग अलग होगा। तो हमारे पास एस एफ पी डॉट कर दे, तो ये हमारा टैग के साथ हो गया। इसके पहले हमने लिखा था एस एफ पी, तो हमने एस एफ पी लिखा था, तो पी जो है यहाँ पर टैग नहीं था, तो वहां पर टी आई के बारे में चर्चा नहीं थी। टी आई हम उसमें से आर्बिट्री कोई भी चूज कर सकते थे। यहाँ पर टैग जो है हमने जो चूज किया है उसको मैंने मेंशन कर दिया। तो बस ये कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करके लिख रहा है। तो हम आते हैं टैग पार्टीशन के ऊपर। सपोज करते हैं लेट p इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई इज इक्वल टू n बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। लेट टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई is equal to 1 to dot dot and be a representative point from the ith interval x I minus 1 x I। हम मान लेते हैं कि टी आई इसका एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, ऑल्सो called tag of the interval x I minus 1 x I, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। देन p डॉट, इसको हमने क्या किया, इसमें टी आई अटैच कर दिया, ऑर्डर पेयर बना दिया। हमने x I माइनस वन एक्स आई और हमने टी आई डाल दिया, और i इज इक्वल टू वन से लेके n इज कॉल्ड अ टैग्ड पार्टीशन ऑफ ए बी। ये टैग पार्टीशन हो गया ए बी का। हमारे पास टैग पार्टीशन हो गया, तो अब हमें रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को हमने साथ ही अटैच कर दिया। अब रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट चूज करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, ये आर्बिट्री हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो
किसी भी इंटरवल में टी आई चूज करने के लिए कोई खास रूल हम नहीं बनाए हुए हैं, ये टी आई जो है आर्बिट्रली इसमें से कोई चूज किया गया है। अब हम डिफाइन करते हैं रीमान सम। रीमान सम, तो हम रीमान सम डिफाइन करेंगे तो रीमान सम किसी फंक्शन का और पार्टीशन के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम सपोज करते हैं लेट f फ्रॉम a to b be a रियल फंक्शन। ये हमारा कोई रियल फंक्शन है एंड p डॉट इज इक्वल टू xi माइनस 1 xi ti I is equal to 1 to n be a tagged partition of the closed interval AB of the closed interval AB। इतनी चीजें मान ली हमने। the Riemann sum of f with respect to this tagged partition p dot is represented या denoted by sum है तो s से रिप्रेजेंट किए f p dot and is defined as s f p dot is equal to summation I is equal to 1 to n f of ti xi minus xi minus 1। ये सिंपल सा है रीमान सम, तो इसे हम रीमान सम कहते हैं। अब हम आते हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर। रीमान इंटीग्रेबिलिटी यानी कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कब कहेंगे, तो उसके लिए तो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है अवेलेबल, तो वो सारी चीजें हम लिखते हैं। हम सपोज करते हैं लेट f फ्रॉम a to b into r be a रियल फंक्शन। हमने ये सारी ये बातें मान ली। अब हम कहना चाहते हैं कि रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। we say that f is रीमान इंटीग्रेबल। ये रीमान इंटीग्रेबल होगा if there exists a real number l। जो हम लिमिट की बात करते थे कि लिमिट सीक्वेंस की लिमिट या फंक्शन की लिमिट की बात करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू l, तो ये लिमिट की जब बात करते हैं तो ये l होना चाहिए। यही l की बात कर रहे हैं अभी हम कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर l। यहाँ पे ध्यान देना है कि फंक्शंस की इंटीग्रेबिलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये l की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये l एग्जिस्ट करना चाहिए। l एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में क्या प्रॉपर्टी अपने साथ लेके आ रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर l such that for any epsilon greater than 0, epsilon रियल नंबर है, for any real epsilon greater than 0, for any real epsilon greater than 0 there exist डेल्टा बेस्ड ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में एक डेल्टा मिले सच दैट, ये जो एप्सिलॉन है उसके बेस में एक डेल्टा मिले सच दैट फॉर एनी टैग्ड पार्टीशन p डॉट इज इक्वल टू p डॉट, हमारा कोई भी टैग पार्टीशन है, इसको हम यदि ऐसे लिख देते हैं xi माइनस 1 xi कॉमा ti i इज इक्वल टू 1 टू n, कोई भी टैग पार्टीशन है तो n के ऊपर हमारे n को हमने फ्री हेड छोड़ा हुआ है। फॉर एनी टैग पार्टीशन pi वेयर, लेकिन ये जो पार्टीशन है इसके साथ एक कंडीशन तो अटैच होना ही चाहिए कि कोई भी पार्टीशन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा आर्बिट्री, ये जो है इस एप्सिलॉन और डेल्टा से कुछ तरह से अटैच होना चाहिए। तो ये जो पार्टीशन है इसके लिए हमने क्या किया, ये जो डेल्टा है उससे हम इसको अटैच करना चाहते हैं। ये डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर बेस्ड है, तो ये टैग पार्टीशन को इससे अटैच करने का सबसे आसान तरीका कि इसका नॉर्म को इससे छोटा रखते हैं, वेयर नॉर्म ऑफ p डैट विच इज इक्वल टू
इसको हम नॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं टैग पार्टीशन का, लेस देन डेल्टा वी शुड हैव। तो यदि इसका नॉर्म जो है, इस टैग पार्टीशन का नॉर्म यदि डेल्टा से छोटा हो तो हमारे पास क्या कंडीशन आना चाहिए। तो हमें ध्यान है, हमने लिखा था कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रीमान सम है एस एफ पी डॉट माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चीजें होंगी तब हम क्या बोलेंगे कि एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल है। यहाँ क्या क्या देखने वाली बातें हैं कि एफ जो है हमारा एक रियल फंक्शन है, ए बी के ऊपर डिफाइंड है, मतलब रीमान इंटीग्रेबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहला कंडीशन ये देखेंगे कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है। दूसरा, जिससे डेट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल कब, तो हमने ये टर्मिनोलॉजी लिख रखी है कि टैग पार्टीशन क्या होता है, मेस क्या या नॉर्म क्या होता है, उसके बाद रीमान सम क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले से हमें पता है, वो हमने देख रखी है। उसके बेसिस पे कहा गया कि एफ रीमान इंटीग्रेबल कब होगा कि एक ऐसा रियल नंबर एल मिले, एक ऐसा रियल नंबर एल मिले सच दैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले उसके रिस्पेक्ट में एक डेल्टा मिले सच दैट इफ देयर इज अ partition whose norm is less than, if there is a tagged partition whose norm is less than delta, then the Riemann sum of f with respect to that partition और उसका जो डिस्टेंस है एल के साथ, उसको हम एल से एप्सिलॉन से भी छोटा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा रीमान इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर डेफिनेशन था। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जैसे हम यहाँ पर लिखते थे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो उसको हम लिखते थे कि यदि x a की तरफ जाएगा तो एफ एक्स एल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन था कुछ, यहाँ पर हम बोलते थे कि f जो है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर s जो है वो p डॉट का तो फंक्शन है कि रीमान सम जो है वो पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन रीमान सम जो है वो ये जो p डॉट का जो नॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर नॉर्म टेंस टू डेल्टा कहा जा रहा है, यहाँ पर x टेंस टू डेल्टा कह रहा है, a कह रहा है, तो वहां पर नॉर्म p डॉट टेंस टू डेल्टा कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि s जो है वो नॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, पार्टीशन के ऊपर जरूर डिपेंड कर रहा है। तो इस बात का ध्यान देना है कि s इज द फंक्शन ऑफ p डॉट बट s इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नॉर्म ऑफ p डॉट, यानी टैग पार्टीशन के नॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कि उसकी वैल्यू बहुत सारे p डॉट के लिए जिसका नॉर्म, यदि हम p डॉट का नॉर्म यदि हम डेल्टा रहे तो इसकी वैल्यू इस डेल्टा के लिए अलग अलग हो सकती है। तो ये इसकी वैल्यू s ऑफ एफ पी डॉट यानी रीमान सम की वैल्यू नॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करी, इस चीज को नोट करके रखना है। हम नोट कर सकते हैं, नोट s एफ पी डॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्म। समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा, हमने एक पार्टीशन को डिफाइन किया, उसके बाद हमने टैग पार्टीशन को डिफाइन किया। हमारे पास f फंक्शन था ए बी से आर में, फिर हमारे पास एक पार्टीशन था, पार्टीशन को हमने पहले तो डिफाइन किया p को a इज इक्वल टू x0 x1 x2 xn वेयर x0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 एंड xn इंक्रीजिंग था, और p को फिर इसी चीज को हमने सब इंटरवल के फॉर्म में लिखा और इसको हमने लिखा xi माइनस 1 xi i इज इक्वल टू 1 टू n। ये टोटल n सब इंटरवल थे। पहला इंटरवल था x0 से x1, दूसरा इंटरवल था x1 से x2, तीसरा इंटरवल लास्ट इंटरवल था xn माइनस 1 से xn। अब हमने क्या किया, हर एक इंटरवल से एक पॉइंट लिया t1 t2 tn, यानी इसको हमने टैग बोला, क्या बोला, टैग बोला, और इस टैग को हर एक इंटरवल के साथ अटैच कर दिया और उसके बाद हमने एक टर्म लिखा टैग पार्टीशन, दिस इज x i माइनस 1 x i टी आई, ये ऑर्डर पे लिया i इज इक्वल टू 1 टू n। तो ये हमारे पास टैग पार्टीशन आया। टैग पार्टीशन के बाद हमने नॉर्म जो बोला, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, वो सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। नॉर्म ऑफ p डॉट की बात की, ये क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ इसका जो लेंथ हो गया, यानी कि x i माइनस 1 i इज इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट n। तो ये हमारा नॉर्म हो गया, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम होगा वही नॉर्म हो जाएगा। जब ये तीन चीजें आ गई, फिर हमने डिफाइन किया रीमान सम, जिसको एस पी एफ डॉट से रिप्रेजेंट, एफ पी डॉट के एस एफ पी डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हमने सिंपली समेशन लिखा एफ ऑफ टी आई और एक्स आई माइनस 1।
i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये सारी चीजें हमने इस फंक्शन से अटैच की। अब हमने कहा ये जो फंक्शन है f ये इंटीग्रेबल कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन बताया, तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में आ गई। अब हमें f इंटीग्रेबल दिखाना है, तो चाहते हैं कि f इंटीग्रेबल हो। कैसे इंटीग्रेबल हो, तो उसके लिए हमने कहा कि इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रल जो होगा कोई l होगा, l क्या है, एक रियल नंबर है, l क्या है, कोई रियल नंबर है। तो ये रीमान इंटीग्रेबल होगा और इसका लिमिट l होगा। कब होगा, तो कब होगा, यानी कि l हो, यानी कि ए बी एफ एक्स डी एक्स बराबर l हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये l हो जाए। कब हो जाए, तो ये l होने के लिए देयर एग्जिस्ट फॉर आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बेस्ड ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा और उसका जो लिमिट है वो l होगा। कब होगा, कब हम कहेंगे इसका लिमिट l है, कि आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी रियल नंबर हम ले रहे हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, छोटा से छोटा, इसके रिस्पेक्ट में एक डेल्टा मिले बेस्ड ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये मिले और ये मिल गया। अब जो है ये दोनों के बाद हमें क्या करना है, रीमान सम को इसके लिमिट के ऊपर लेके जाना है। तो रीमान सम जो है वो तो डिपेंड करेगा टैग्ड पार्टीशन के ऊपर। अब जो टैग्ड पार्टीशन है, टैग्ड पार्टीशन को हम इससे अटैच करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं सच दैट फॉर एनी टैग्ड पार्टीशन P विथ नॉट लेस देन डेल्टा। तो हमने क्या किया कि ऐसा पार्टीशन लिया, टैग पार्टीशन, जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा हो। तो ऐसा कोई भी पार्टीशन मिल जाए, ये जो पार्टीशन ये आर्बिट्री, ये ध्यान में रखना है, ये जो है ये आर्बिट्री है, ये कोई भी हो सकता है। तो हर एक एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर्बिट्री लिया, उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा लिए, तो डेल्टा तो आर्बिट्री नहीं हो गया, वो एप्सिलॉन के ऊपर बेस हो गया। लेकिन इस डेल्टा के रिस्पेक्ट में हमने एक आर्बिट्री पार्टीशन लिया है ए बी का, जिसका नॉर्म को हमने बांध कर रखा है डेल्टा से, कि इसका जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा हो। तो यदि नॉर्म लेस देन डेल्टा हो, देन हमारे पास क्या आना चाहिए, जो रीमान सम है एस एफ पी डॉट माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तब हम बोलेंगे कि फंक्शन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। और इफ एफ from a b to r is Riemann integrable, then we represent it as f belongs to r a b। तो f belongs to r a b, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करके हम सिंपली लिखते हैं f belongs to r a b। तो f जो है वो रियल फंक्शन है a b का और ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो f does not belongs to r a b, मतलब f is not रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ये बहुत ही सिंपल सा नोटेशन था। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इसे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड दो रिजल्ट आएगा। ये जो लिमिट एल है वो क्या होगा, यूनिक होगा, और दूसरा कि ये जो एफ है यदि रीमान इंटीग्रेबल होगा तो एफ जो है वो बाउंडेड होगा। दूसरे लेक्चर्स में ये दो थ्योरम जो है वो हम करेंगे और उसके बाद के लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर।